पाकिस्तान के एक यूट्यूबर को, सॉरी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान के सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता। उसे इंसाफ दिलाने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस को बीच में आना पड़ता है। अगर पाकिस्तान के एक मशहूर और बड़े यूट्यूबर को, जिसके लाखों फैंस हैं, जिसके पास पैसा है, उसको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो सोचिए हम जैसे आम आदमी का इस सिस्टम में क्या हाल होगा। जकी भाई का केस पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। मैंने आज से पहले सादो रहमान और डकी भाई की कोई वीडियो नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम मुझे इस बंदे का पता चला जब मैं पाकिस्तान में था। मेरे एक दोस्त है, उनकी अपहोल्स्ट्री का काम है, उनकी वर्कशॉप के अंदर मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा मैं अपना शोरूम ज़रा बंद करके आता, तो मैं बैठ गया। वहाँ पे कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे 14-14, 15-15 साल के, गरीब घरों के, जो कि वह शायद काम सीखने आए हुए थे। वो बच्चा एक बैठा मोबाइल के ऊपर इसकी वीडियो देख रहा था। तो मैंने ऐसे ही उससे कहा, मैं बेटा क्या देख रहे हो? उसने मुझे कहा जी मैं डकी भाई को देख रहा हूँ। मैं कहा डकी भाई कौन है? वो बड़ा हैरान हुआ, कहता पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर। तो वहाँ पे मुझे इनका नाम पता चला। मैंने आज तक इनका कंटेंट नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं मैंने आज तक कभी उसमें इंटरेस्ट फील नहीं किया। ये एक वॉयरिज्म है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप टिकटॉक देख लें या पाकिस्तान के और यूट्यूब देख लें। वो रजब भट्ट भी एक और यूट्यूबर, इसका पता चला जब उसने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात की थी। तो बहरहाल ये लोग बेचारे अनपढ़ किस्म के लोग हैं और ऑब्वियसली इन लोगों को और कुछ आता नहीं। तो ये लोग इस तरह का वो बना के लोगों को अपनी चीज़ें दिखा के और एक तरह का लोगों को एक मसनूई दुनिया में ले जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में हज़ारों लाखों महरूम लोग देखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत सारे ममालिक में, इंडिया में भी होता है और दूसरे ममालिक में भी होता है। बहरहाल इनके कंटेंट से तो मैं एग्री नहीं करता और जो भी इन्होंने किया वो ये जाने और इनका काम जाने। लेकिन मैंने इनका आज जो इंटरव्यू सुना, जो ये 3 महीने की सज़ा काट के आए हैं एक ऐसे केस में अपेरेंटली जिसके अंदर इनको फंसाया गया, वो देखकर मुझे इनके ऊपर तरस आया और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस बंदे ने कोई इतना बुरा काम तो नहीं किया था कि इसके साथ ये सब किया जाता। पाकिस्तान में अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डकी भाई के केस में ये साबित होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। डकी भाई ने सिर्फ इतना किया कि डकी भाई ने अपने पैसे की नुमाइश की। डकी भाई ने सबको ये बताया कि मेरे पास कितना पैसा है, मैंने 3 करोड़ का घर ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। ऑब्वियसली वो लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन देख तो और लोग भी रहे थे, वो लोग जो कि गिद्ध हैं, वो लोग जिनकी दूसरे के पैसे पे नजर है। और फिर उन्होंने डकी भाई को ऐसा ऐसे जाल में फंसाया कि डकी भाई की चीखें निकलवा दी। डकी भाई ने जो भी किया, डकी भाई का जो भी बिजनेस था, डकी भाई जो भी कंटेंट लोगों को दिखा रहे थे, वो इस चीज़ को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते जो उनके साथ की गई। पाकिस्तान के कानून के इदारों ने उनको ट्रैप किया, पाकिस्तान के कानून के इदारों ने उनको ज़बरदस्ती की FIR में फंसाया, उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनकी हतक इज़्ज़त की। एक जवान आदमी को एक बच्चे के सामने मारा गया, उस बंदे को इस हद तक तोड़ने की कोशिश की गई कि उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म की जाए। उस बंदे को उम्र भर के लिए शायद उन्होंने स्कार कर दिया। और वो बंदा कौन था? वो एक मालदार, एक पहुंचा हुआ और एक मशहूर आदमी पाकिस्तान का। तो आप ये सोचिए कि हमारे आम सिटीजन्स के साथ क्या होता होगा। उस बंदे को इंसाफ पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम से नहीं मिला। उस बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को बीच में आना पड़ा, इसलिए कि उनका नाम लेकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर हर काम जो ठीक करना है तो वो मिलिट्री को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व ना होती तो शायद ये डकी भाई की ज़िंदगी तबाह कर देते। शायद ये उस बंदे को मेंटल टॉर्चर करके बिल्कुल खुदकुशी पर मजबूर कर देते, या तो उससे सारी उम्र के लिए जो है वो ज़हनी तौर पे मरीज़ बना देते, या फिर वो बंदा किसी तरह खुदकुशी कर लेता, या फिर उससे इतना पैसा मांगते कि वो लाश हो जाता। आप इमेजिन करो यार कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को आना पड़ा इस बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए। वो अपने मुंह से कह रहा है ना कोई किसी ने इस बात की पर्ची तो नहीं उड़ाई। और फिर हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान बोलते हैं कि फ़ौज को दाखिलत ही करने देंगे। आप लोगों का अगर जस्टिस सिस्टम भी फ़ौज की मुदाखलत से नहीं चल सकता, आपके मुल्क के सारे इदारों को ठीक करने के लिए फ़ौज को आना पड़ता है, तो भाई फिर ये सियासतदान किस काम के हैं? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस काम की है? डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। डेमोक्रेसी अगर हम आवाम के लिए नहीं कुछ कर पा रही, आज तक जस्टिस सिस्टम ने ठीक कर पाई, आज तक हमारी पुलिस को नहीं ठीक कर पाई, आज तक हमारी अदालतों को नहीं ठीक कर पाई, हमारे रहने सहने के जो सिस्टम्स हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी गलियां हैं, हमारी नालियां, उनको नहीं ठीक कर पाए, हमारे किसी भी सिविल इदारे को ठीक नहीं कर पाए, तो फिर हम इस डेमोक्रेसी के पीछे क्यों पागल हैं? फिर अगर फ़ौज ने आके ही इंसाफ दिलाना है, फ़ौज ने घुस के इस सिस्टम के अंदर घुस के एक मशहूर यूट्यूबर को इंसाफ दिलाने के लिए भी फ़ौज को कूदना पड़ा है, तो भाई फिर हम मिलिट्री कोर्ट्स
क्यों ना लगा लें कि अगर फ़ौज ने घुस के सारे इंसाफ करवाने हैं तो शायद वहाँ से इंसाफ मिल जाए। क्योंकि इस सिस्टम से अगर डकी भाई को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं ये कैसे उम्मीद कर लूँ कि मेरे जैसे किसी आम आदमी को इंसाफ मिल जाएगा। डकी भाई की कहानी उन यूट्यूबर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो कि पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। एक पंजाबी कहावत है, अत खुदा दा बैर, यानी इंसान जब अंत कर देता है तो फिर खुदा की तरफ से उसको कोई ऐसा सबक मिलता है, कोई ऐसी सज़ा मिलती है कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। डकी भाई ने भी मेरा ख्याल है चुकी हुई थी। इनको बहुत बार मेरा ख्याल है कि लोगों ने कहा भी कि आप थोड़ा इस चीज़ के ऊपर हाथ हौला करें, आप इतनी ज़्यादा नुमाइश ना करें, आप ये गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं यंग जनरेशन को, आपको लोग फॉलो करें, इंस्पायर आप इनको अच्छे तरीक़ों से करें। लेकिन डकी भाई शायद दौलत के चक्कर में सब कुछ भूल गए, उनका पैसा आना चाहिए, जो मर्ज़ी करता रहो। इसमें इनके घर वाले भी शामिल थे, इनकी फैमिली भी शामिल थी, जो कि देख रहे थे उनका बेटा क्या कर रहा है। मुझे इनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है इस हद तक कि उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। कानून ने उनकी फैमिली को रोल दिया, जिस तरह वो बता रहे थे, उनके आंसू निकले। यार एक अच्छा खासा आदमी, एक एडल्ट आदमी इस तरह नहीं रोता जिस तरह वो बंदा रोया। आज लग रहा है कि वो बंदा जेन्युइन है कोई, ठीक है ना। शायद अपनी पिछली वीडियोस के अंदर वो जेन्युइन नहीं होगा जो वो करता रहा है, लेकिन उसका ये इंटरव्यू देख के मुझे लगा कि वाकई इस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है। उसकी फैमिली ने सफ़र किया है, उसकी बीवी ने सफ़र किया है, लेकिन डकी भाई को यहाँ से सबक ये सीखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ किया शायद अल्लाह ताला ने उनको ये एक वार्निंग दी है कि ज़िंदगी में इससे भी बुरा हो सकता है अगर उन्होंने अपने तौर तरीके ना बदले। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि डकी भाई के साथ जो पाकिस्तान के सिस्टम के मुंह पर स्लैप है। शायद डकी भाई ये समझ नहीं सके कि पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है। पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी ज़रूरी है। डकी भाई बेतहाशा पैसा कमा रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने उस पैसे को पावर के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने किसी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपने ताल्लुक नहीं बनाए, उन्होंने किसी बड़े पुलिस अफसर के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बनाए, उन्होंने अपने ताल्लुकात को इस तरह नहीं रखा कि जहाँ पर उन्हें माल खिला के पावर मिलती। तो शायद डकी भाई के साथ ये सपना होता। तो भाई साहब, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सिर्फ पैसा ही नहीं, पावर भी चाहिए। अगर खा रहे हो तो खिलाना भी पड़ता है। डकी भाई के साथ जो हुआ वो किसी एसएचओ ने नहीं किया, वो पाकिस्तान के किसी थानेदार ने नहीं किया, किसी थाने के किसी छोटे अफसर ने। पाकिस्तान के साथ डकी भाई के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान की एफआईए ने किया। एफआईए वो अदारा जो कि हाई प्रोफाइल केसेस को डील करता है। इस इदारे का इम्पार्शियल होना और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करें कि रोज़ाना ये इदारा कितने लोगों पे शायद बोगस केसेस करके उन लोगों से करोड़ों की रिश्वत लेता होगा। ये गंदी मछलियाँ पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में फैली हुई हैं। डकी भाई एक छोटा सा ही आदमी है, छोटा सा पुर्जा है सिस्टम के अंदर। भाई एक आदमी जो कि अपनी कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहा था, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है। उसके कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कंट्रोवर्सीज थी। मैं भी समझता हूँ कि डकी भाई ने थोड़ी ज़्यादती की, अपने फेम को किसी बेहतर काम के लिए यूज़ करते, लेकिन फिर भी डकी भाई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो पाकिस्तान की इमेज को ख़राब कर दे। डकी भाई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। डकी भाई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। वो लोग तो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं इन छोटी मछलियों को हाथ डालने के लिए, सिर्फ इनसे पैसा खींचने के लिए बोगस केसेस बना के। पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम से हम जैसे आम आदमी का यकीन उठ जाता है। यकीन करें, जब इस तरह केसेस आप देखते हैं। मैं डकी भाई का चेहरा देख रहा था और मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा था। वो बंदा रो रहा था, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, किस तरह उसकी माँ, उसके बाप को अजियत दी गई, उसकी बीवी को अजियत दी गई, किस तरह उन्हें कौड़ी कौड़ी को मोहताज किया गया, किस तरह उनको मेंटल टॉर्चर किया गया। शायद डकी भाई इस एपिसोड के बाद ज़िंदगी भर के लिए स्कार हो गया हो। आई होप कि डकी भाई इस ट्रॉमा से निकलेगा। आई होप कि डकी भाई इस ट्रॉमा से बाहर आएंगे। लेकिन उनकी शक्ल से वो कर्ब नज़र आ रहा था जो उन्होंने देखा है इन 90 दिनों में या 100 दिनों में, जितने भी वो बता रहे थे कि उनके साथ जो गुजरी है वो ही जानते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस अगर उनकी मदद ना करती तो आप सोचेंगे डकी भाई के साथ क्या हो जाता, और पाकिस्तान किसी आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता अगर डकी भाई के साथ ये सब कुछ हो सकता है। ये यकीन करें कि ये इंटरव्यू किसी आम आदमी को लर्जा देने के लिए काफ़ी है। किसी ऐसे आदमी को जो पाकिस्तान में रह के तरक्की करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी सोच बदल देगा ये इंटरव्यू। क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर पैसा कमा सकते हैं, आप पाकिस्तान में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस पैसे के साथ आपके ऊपर जो कुछ डाल दिया जाएगा, आपको उससे डील करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आई होप कि डकी भाई और सात और रहमान और डकी भाई इस ट्रॉमा से बाहर आएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेंगे और हमें इससे बहुत बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। और वो मुलजिमान जिन्होंने उनके ऊपर ये सब किया, उनको कानून
اس قابل سزائے دے گا جتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے۔